दिन का वक्त था, मगर गांव के इस छोटे से मिट्टी के घर में एक अजीब सी उदासी छाई हुई थी। फारूक साहब का अखलौता बेटा अहमद आज दुबई जा रहा था। घर के अंदर उसके कमरे में बिखरे कपड़े, खुला हुआ सफरी बैग और खामोशी, जैसे हर चीज जाने की खबर दे रही हो। अहमद बैग में आखिर चीजें रखते हुए मसरूफ था और करीब ही शाजिया खड़ी उसे बड़ी उदास, टूटती हुई नजरें लिए देख रही थी। अभी शादी को 2 महीने ही तो हुए थे और अब जुदाई का वक्त आ गया था। शाजिया हिचकिचाती हुई बोली, अहमद, तुम जल्दी वापस आ जाना। अभी तो हमारी शादी को 2 महीने ही हुए हैं और तुम दुबई जा रहे हो। अहमद ने पैकिंग रोकी, शाजिया की तरफ मुड़ा और नरमी से बोला, अरे शाजिया, क्यों फिक्र करती हो? बस 2 महीने की तो बात है। दोस्त के पास ही जा रहा हूं, थोड़ा सा काम है, फिर वापस आ जाऊंगा। यहां अब्बा है ना, तुम उनके साथ आराम से रह सकती हो, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। शाजिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए सर हिलाया, मगर उसकी आंखों के अंदर की नमी साफ बता रही थी कि वो जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अहमद ने बैग बंद किया और कमरे से बाहर आकर फारूक साहब के गले लग गया। फारूक साहब ने बेटे को सीने से लगाया, मगर उनकी आंखें नम हो गईं। 2 महीने की जुदाई भी उन्हें किसी पहाड़ की तरह भारी लग रही थी। वो अहमद से बेहद मोहब्बत करते थे। अहमद ही तो उनकी पूरी दुनिया था। बीवी के इंतकाल के बाद उन्होंने ही अहमद को संभाला, पाला, पढ़ाया, माँ और बाप दोनों बनकर। अहमद दरवाजे की तरफ बढ़ा तो फारूक साहब ने बस इतना कहा, खुदा हाफिज बेटा, अपना ख्याल रखना, और अहमद घर से निकल गया। पीछे रह गए 2 दिल, एक बाप का और एक बीवी का। दोनों जुदाई की चुभन लिए दरवाजे के बंद होने की आवाज को खामोशी से सुनते हुए। घर में आज भी मामूल का दिन ही था। सूरज अपनी तेज धूप से जैसे पूरे सहन को रोशन कर रहा था, मगर शाजिया के कमरे में एक मुख्तलिफ ही रोशनी फैली हुई थी, उसके मोबाइल की स्क्रीन की और उसके चेहरे की मुस्कुराहट की। शाजिया पलंग पर टेक लगाकर बैठी थी, मोबाइल पर तेजी से कुछ टाइप कर रही थी। उसके चेहरे पर एक गहरी, मानीखेज मुस्कुराहट थी और आंखों में एक अजीब सी चमक। अहमद के जाने पर जो उदासी उसके चेहरे पर बसी हुई थी, आज उसका नामो निशान भी नहीं था, जैसे वो गम कभी था ही नहीं। उसी लम्हे बाहर से फारूक साहब की आवाज आई, शाजिया बेटी, जरा 1 कप चाय तो बना दो। शाजिया ने फौरन मोबाइल एक तरफ रखा और मुस्कुराती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में पहुंचकर उसने चाय चूल्हे पर रखी, मगर उसके ख्याल कहीं और ही डूबे हुए थे। चाय की भाप ऊपर उठ रही थी और वो जैसे किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। फिर एक पल को रुकी, अपने सर से दुपट्टा उतारा, कम उम्र लड़कियों की तरह बाल खोल दिए, आईने में एक नजर खुद को देखा और फिर चाय ट्रे में रखकर मुस्कुराहट के साथ फारूक साहब के कमरे की तरफ चल दी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, फारूक साहब की नजर उस पर पड़ी तो वो एक लम्हे के लिए ठिठक गए। ये अंदाज, ये खुले बाल, ये मुस्कुराहट, ये सब तो शाजिया के तौर तरीके नहीं थे। कल तक वो सादा, शर्मीली, ढकी हुई रहने वाली बहू थी और आज वो कुछ अजीब, कुछ बेपरवाह सी लग रही थी। शाजिया ने चाय सामने रखकर हुए नरमी से कहा, पी लीजिए, चाय मैंने बहुत मोहब्बत से बनाई है। उसके लहजे में एक लचक थी, एक नरमी, जिसे सुनकर भी फारूक साहब बेचैनी महसूस करने लगे। उन्हें उसकी बातें, उसका अंदाज, सब कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर उन्होंने चुपचाप कप उठाया और खामोशी से चाय पीने लगे। चाय पेश करके शाजिया उठ गई और अपने कमरे में आते ही जोर जोर से कहकहे लगाने लगी, ऐसे जैसे किसी खुशी पर काबू न रख पा रही हो। इतने में उसका मोबाइल बज उठा। उसने तेजी से कॉल उठाई और मुस्कुराते हुए बोली, फिक्र मत करो, इस बूढ़े को मैं जल्द ही काबू में कर लूंगी। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। उसकी आवाज में गुरूर था, चेहरे पर फख्र। पूरा घर उसके बदलते हुए रंगों को खामोशी से देख रहा था और यह सिर्फ आगाज था। वक्त गुजरने के साथ शाजिया के तौर तरीके ही बदल गए थे। अब वह पहले वाली सादा, बावकार और शर्मीली सी बहू नहीं रही थी। वह हर वक्त सिंगार पिंगार कर रहती, बाल खोले, भारी खुशबू लगाए और मौका देखकर फारूक साहब के सामने आकर बैठ जाती। उसकी बातों में एक अजीब नरमी और एक दिल लुभाने वाली चालाकी शामिल हो गई थी। एक रोज फारूक साहब उसकी हरकतें बर्दाश्त न कर सके। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? हर वक्त बाल खुले रखती हो। जब अहमद यहां था तो तुम्हारे सर पर दुपट्टा होता था, अब वह दुपट्टा कहां गया?
शाजिया ने कोई संजीदा जवाब देने के बजाय जोर से हंसना शुरू कर दिया। हंसी थमी तो वह नजरें घुमाकर बोली, अरे ससुर जी, क्यों घबरा रहे हैं? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? यह सुनकर फारूक साहब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गहरी लरजती हुई आवाज में कहा, मेरे बेटे के आने में कुछ ही दिन रह गए हैं, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझसे इस तरह की बातें करते हुए। यह कहकर वह गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर निकल गए। फारूक साहब के जाते ही शाजिया के चेहरे पर गुस्से और नफरत की लाली फैल गई। उसी लम्हे उसका मोबाइल बजा। उसने फौरन कॉल उठाई, आवाज में झर घोलते हुए बोली, यह बूढ़ा तो काबू में आ ही नहीं रहा, लेकिन देखना, मैं इसकी अकल ठिकाने लगाकर रहूंगी। या तो यह मेरी बात मानेगा या फिर इस घर से धक्के मारकर बाहर हो जाएगा। अभी तो यह जानता ही नहीं कि मैं कौन हूं। कुछ देर तक उसकी शैतानी सरगोशियां चलती रहीं, फिर उसने फोन बंद कर दिया। उसकी आंखों में एक खतरनाक मंसूबा पूरी तरह सांस लेने लगा था। चंद दिन बाद भी मामूल का ही दिन था। फारूक साहब अपने कमरे में आराम से लेटे हुए थे कि अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला। शाजिया अंदर आई, बाल खुले, चेहरे पर एक अजीब सी उदास मुस्कुराहट, आंखों में मंसूबों की परछाइयां। वह आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आकर बैठ गई और फारूक साहब का हाथ पकड़कर बोली, ससुर जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। मगर उसने बात मुकम्मल भी न की थी कि फारूक साहब ने फौरन उसका हाथ झटक दिया। वह गुस्से से कांपते हुए खड़े हो गए और चीख कर बोले, तुम्हें शर्म नहीं आती? किस किस्म की औरत हो तुम? मेरे बेटे ने तुमसे पसंद की शादी की थी और तुम ये सब हरकतें कर रही हो। उसके जाने के बाद तुम्हारा असल चेहरा सामने आ गया है। शाजिया का चेहरा यकदम गुस्से से तन गया। वह आखिरी बार कोशिश करने आई थी मगर नाकाम हो गई। अब उसके जहन में सिर्फ बदला था। अचानक उसने अपने बाजू की आस्तीन जोर से फाड़ दी और अगले ही लम्हे पूरे घर में उसकी चीखें गूंजने लगीं। कोई है, मुझे बचाओ, कोई है। उसकी दिल दहला देने वाली चीखों की आवाज सुनकर गांव वाले फौरन घर के बाहर जमा होने लगे। फारूक साहब सकते में इस मक्कार औरत को देख रहे थे जिसकी मकारी की कोई हद नहीं थी। लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर कदम रखा तो सामने का मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। शाजिया बिना दुपट्टे के, फटी हुई आस्तीन के साथ रोती बिलखती जमीन पर बैठी थी और करीब ही हैरान, बेबस और घबराहट में डूबे हुए फारूक साहब खड़े थे। शाजिया फौरन रोती हुई औरतों की तरफ लपकी और चीखते हुए बोली, खुदा के लिए मुझे इस शैतान से बचा लें। ये मेरी इज्जत लूटना चाहता था। मेरा शौहर क्या गया? ये तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। मैं कहां जाऊं? मेरी इज्जत तो घर में भी महफूज नहीं। उसके अल्फाज गांव के दिल पर बिजली बनकर गिरे। सारा गांव सकते में आ गया। लोगों ने हैरत व गुस्से के मिले जुली नजर से फारूक साहब को देखा, जैसे वह एक मुजरिम हो, एक गिरे हुए इंसान जिसने अपनी बहू पर हाथ डालने की कोशिश की हो। घर की फजा भारी हो चुकी थी और शाजिया का वार पूरी कामयाबी से चल चुका था। इसी लम्हे अहमद घर के अंदर दाखिल हुआ। वह दुबई से जल्दी आ गया था। अहमद हैरान रह गया। दिल की धड़कन एक लम्हे को रुक सी गई। फिर उसकी नजर शाजिया पर पड़ी। बिखरे बाल, फटी आस्तीन, आंसुओं से तर चेहरा। वह जमीन पर गिरी हुई थी। सिसकियां उसके जिस्म को हिला रही थीं। अहमद के कदम जैसे पत्थर बन गए। वह समझ ही ना पाया कि यह हो क्या रहा है। जैसे ही शाजिया ने उसे देखा, वह चीखती हुई उसकी तरफ दौड़ी और उसके सीने से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज ने फजा चीर कर रख दी। इसी लम्हे गांव वालों में से किसी ने गुस्से से चीख कर कहा, अरे अहमद, किस किस्म का घटिया बाप है तुम्हारा? तुम्हारी ही बीवी की इज्जत पर नजर रखी है इसने। ये अल्फाज अहमद के कानों से टकराए तो दुनिया एक लम्हे के लिए उसके सामने मुड़ा दी। वह बेयकीनी के आलम में अपने बाप की तरफ देखने लगा। फारूक साहब एक कोने में खड़े थे। चेहरा जख्मों से नहीं, इल्जामों से लहूलुहान, आंखों में बेबसी और एक ही इल्तिजा, बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। मगर शाजिया चीख चीख कर अपनी झूठी कहानी दोहरा रही थी। वह रोकर, गिरकर, चीख कर सबको यकीन दिला रही थी कि उसकी पाकीज़गी पर वार हुआ है। वह मजलूम बनी और गांव वालों के दिल पिघलते गए। अगले ही लम्हे लोगों ने गुस्से में पत्थर उठा लिए। जिस्म गुस्से से कांप रहे थे, आंखों में नफरत की आग और जबान पर सिर्फ एक सदा, ऐसे इंसान को जिंदा छोड़ना गुनाह है। लोग फारूक साहब को घसीटते हुए बाहर ले आए। अहमद पत्थर बनकर खड़ा रहा। फिर वह मंजर
वह दर्दनाक मंजर। लोगों ने फारूक साहब पर पत्थर बरसाए। वह गिरते, संभलते, हाथ उठाकर अपनी बेगुनाही की कसमें खाते रहे, मगर कोई न सुना। और अहमद, वह साकित खड़ा अपने बाप को मरते देख रहा था। आखिर वह आगे बढ़ा, गुस्से से फटता हुआ, और फारूक साहब का गिरेबान पकड़कर चीखा, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना बाप कहते हुए। मैं अपनी बीवी को तुम पर छोड़कर गया था। वह तुम्हारी बेटी जैसी थी और तुमने उस पर नजर रखी। दफा हो जाओ मेरी नजरों से, आइंदा मेरे सामने मत आना। फारूक साहब ने लरजती हुई निगाहों से अपने बेटे को देखा। वह बेटा जिसके लिए उन्होंने सारी जिंदगी कुर्बान कर दी थी, आज वही बेटा उन पर यकीन नहीं कर रहा था। गांव वालों ने उन्हें मार मार कर घर से निकाल दिया। घर के दरवाजे बंद हुए तो अंदर शाजिया के चेहरे पर एक अजीब डरावनी चमक फैल गई, जैसे उसका मंसूबा कामयाब हो चुका था। वह आंसू साफ करते हुए अहमद के साथ अंदर चली गई, मगर आंखों में फख्र और शैतानियत नाच रही थी। शाजिया लगातार रो रही थी, सिसकियां उसके शरीर को हिला रही थी, जैसे उस पर कोई कयामत टूट पड़ गई हो। वह अहमद के कंधे से लगी रोते हुए बोली, तुम्हारा बाप बहुत बुरा है। उसने मुझ पर गंदी नजर रखी, झूठी बातें बनाता था। मैंने कब सोचा था कि अपने ही घर में इज्जत खतरे में पड़ जाएगी, कि दुनिया में ऐसी औरतें भी होती हैं जो झूठ बोल सकती हैं, फरेब दे सकती हैं। और उसका दिल बार बार कह रहा था। वह परेशान बैठा रह गया, बाप एक तरफ, बीवी एक तरफ, और उसका यकीन दोनों के बीच कुचला जा रहा था। इसी रात जब थकान अहमद की सांसों में घुलने लगी, वह गहरी नींद में डूब गया। शाजिया ने आहिस्ता से उठकर लैंप जलाया। उसकी आंखों में वह बेरहम चमक थी जो किसी खाई के अंदर छुपी भेड़िए में होती है। वह दबे कदमों से किचन में गई, दूध के गिलास में नींद की दवा मिलाई कि अहमद पूरी रात बेहोशी में रहे, और उसे मुस्कुराते हुए लाकर अहमद के हाथ में दे दिया। अहमद ने बिना सोचे समझे दूध पी लिया और कुछ ही पलों में गहरी नींद में चला गया। अब पूरा घर जैसे उस औरत की मक्कारी के कदमों में था। शाजिया ने अपना मोबाइल निकाला, एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ कॉल जैसे ही मिली, शाजिया ने आहिस्ता सरगोशी जैसी आवाज में कहा, हाँ, बहुत जल्द काम हो जाएगा। इस बूढ़े के नाम पर जो जमीनें थीं, मैंने सोचा था उसे अपने हुस्न के जाल में फंसाकर सब कुछ अपने नाम कर लूंगी, मगर वह मेरा शिकार नहीं बना। खैर, मैंने भी उसे घर से निकलवा ही दिया है। अब इसका बेटा रह गया है, जल्द यह भी मेरे काबू में होगा। फिर यह सारी जमीनें, यह सारा घर, सब कुछ हमारा होगा। ज्यादा देर नहीं लगेगी, तुम फिक्र मत करो। फिर उसने फोन बंद किया और खामोशी से कमरे में आ गई। गहरी बेखबर नींद में था। उसे कुछ पता नहीं था कि उसके आसपास किस तरह का तूफान खड़ा होने वाला है। कमरे में आकर शाजिया ने आईने में अपना अक्स देखा। चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखों में वह सारा मादी नाचने लगा जिसे अहमद कभी जान भी नहीं सका था। वह लम्हा जब उसने अहमद को पहली बार देखा था, एक सीधा सादा शरीफ परिवार का लड़का, दिल साफ, नियत साफ, और ऐसे लड़के ही तो उसके निशाने पर होते थे। उसने मौका को गंजिमत जाना, अहमद को प्यार भरी बातों, नरम लहजों और मजलूम बनती आंखों में फंसा लिया। अहमद को बताया, मैं यतीम हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूं। और अहमद अपनी सादगी में, अपनी नेकी में उसकी बातों पर यकीन कर बैठा। उसने मोहब्बत से शाजिया से निकाह किया और नेक नियत से उसे घर ले आया। शाजिया एक मकर औरत थी, पेशेवर। उसका काम ही यही था, लोगों को लूटना, उनके घरों में दाखिल होकर उनकी जिंदगियां तबाह करना, और पैसे, जमीनें, जो कुछ भी हो, हथियाना। वह एक तवायफ थी और उसका फरेब, उसका कारोबार, उसकी जिंदगी की काली कमाई थी। और अब अहमद उसकी अगली शिकार था। अहमद उन दिनों सख्त परेशानी के बोझ तले दब चुका था। बाप जैसा शफीका, नरम दिल और हमेशा सच पर चलने वाला आदमी, उससे ऐसी बात की उम्मीद उसने कभी नहीं की थी। दिल जैसे एक लम्हे में बिखर गया हो। इसी उलझन और बेचैनी में वह मामूली दिनों की तरह खेतों की तरफ निकल गया। जमीनों का जायजा लेते हुए न जाने कब उसके कदम गांव की हद से बहुत आगे निकल गए। दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, आखिर सच कौन बोल रहा है। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक छोटे से मिट्टी के घर, एक झोंपड़ी जैसा कच्चा आशियाना पर पड़ी। लगता था जैसे कुछ ही दिन पहले जल्दी में बनाया गया हो। अहमद के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए।
मगर जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, नजर देखकर वह वहीं ठिठक कर रुक गया। झोंपड़ी के अंदर फर्श पर बिछे एक पुराने जगह नमाज पर उसका बूढ़ा बाप बैठा था। चेहरा थकावट और तकलीफ से बोझिल, होंठ कांपते हुए और आंखों में आंसुओं की नमकीन चमक। वह रो रो कर अल्लाह से कह रहा था, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर झूठी तहमत लग गई है, मेरे अहमद के दिल से शक निकाल दे, उसे इस औरत के शर से बचा, उसकी हिफाजत करना मौला। ये अल्फाज अहमद के दिल में तीर की तरह प्योस्त हो गए। वह लम्हे भर को साकत रह गया, सांस जैसे सीने में ही रुक गई हो। अगर उसका बाप बेगुनाह था तो फिर यह सब क्या था? उसका दिल खौफ, दर्द और हैरत के मिले जुले एहसास से भर गया। जैसे ही फारूक साहब ने दुआ पूरी की और सर उठाया, उन्होंने अहमद को देखा। पल भर में आंखें और भी भीग गईं। बेटा, मुझे ऐसा मत समझना, मैंने कुछ नहीं किया, कभी भी नहीं। फारूक साहब ने उसके जाने के बाद घर में होने वाली हर बात बताई। किस तरह शाजिया का रवैया बदल गया, किस तरह वह हर रोज एक नया रंग दिखाती, कहां कहां झूठ बोलती और किस तरह उसने आखिरकार उन्हें घर से निकलने पर मजबूर कर दिया था। ये सब सुनकर अहमद की आंखों में हैरत और बेयकीनी तैरने लगी। उसके सामने दो रास्ते थे, मगर दोनों धुंधले थे। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ, किस पर एतबार करे? फारूक साहब ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, वह औरत ठीक नहीं है, हमें उसका असली चेहरा दिखाना होगा, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। अहमद ने धीरे मगर मजबूत लहजे में कहा, अगर ऐसा है तो आज रात मैं खुद देखूंगा, मैं खुद उसकी निगरानी करूंगा, देखूंगा कि वह करती क्या है। और फिर अहमद खामोशी से घर की तरफ चल पड़ा। रात बिल्कुल मामूली जैसी ही थी, मगर अहमद का दिल किसी तूफान का इंतजार कर रहा था। शाजिया हमेशा की तरह अपने हाथ में दूध का गिलास थामे कमरे में दाखिल हुई। अहमद ने उसके चेहरे की तरफ देखा, नकली मुस्कान, बनावटी मोहब्बत, लेकिन इस बार उसके दिल में नरम जज्बात नहीं, सिर्फ सवाल थे। शाजिया ने बड़े प्यार से गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। अहमद ने भी जैसे कुछ न हो मुस्कुराते हुए गिलास लेकर अपनी तरफ रख लिया। शाजिया मतमईन सी वापस मुड़कर कमरे से बाहर चली गई। वही लम्हा अहमद ने जल्दी से गिलास उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। गिलास कहीं दूर गिरते हुए हल्का सा टकराकर बजा। आज उसे सच जानना ही था, कौन झूठा, कौन सच्चा। उसकी दुनिया बिखर रही थी, मगर वह खुद को मजबूत रखे हुए था। कुछ लम्हों बाद शाजिया भी कमरे में आई और उसके बराबर जाकर लेट गई। अहमद ने आंखें बंद कर ली, जैसे वह गहरी नींद में हो, मगर दिल पूरी तरह जाग रहा था। धड़कनें कमरे की खामोशी में गूंज रही थीं। लगभग 1 घंटे बाद उसे अपने पास हलचल महसूस हुई। शाजिया आहिस्ता आहिस्ता उठ रही थी। वह कमरे से बाहर निकल गई। अहमद फौरन मगर दबे पांव उसके पीछे गया। शाजिया ने माहिराना मोबाइल निकाला और फौरन कॉल मिलाई। कुछ लम्हों बाद उसकी सरगोशी जैसी आवाज, हाँ, बहुत जल्द काम हो जाएगा, फिक्र मत करो, आज कल मैं किसी तरह हिम्मत से पेपर्स पर साइन करवा लूंगी, सब कुछ हमारे नाम हो जाएगा, फिर मैं सब कुछ लेकर आ जाऊंगी और हम यहां से हमेशा के लिए चले जाएंगे। दरवाजे के पीछे खड़े अहमद के लिए ये अल्फाज मौत से कम न थे, जैसे अचानक आसमान और जमीन एक साथ उसके ऊपर गिर पड़े हों। उसने महसूस किया कि वह सांस लेना तक भूल गया है। उसकी मोहब्बत, उसका एतबार, उसका घर, सब कुछ एक धोखे की बुनियाद पर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की तेज लहर दौड़ गई। अहमद ने अपने अंदर के तूफान को रोक लिया। अब वह सब कुछ सबूत के साथ जाहिर करेगा। जिस तरह इस औरत ने उसके बाप को झूठ बोलकर घर से निकाला था, उसी तरह सुबह उसे भी इस घर से निकाला जाएगा और वह अपने बाप फारूक साहब को वापस उसी इज्जत से लेकर आएगा जिसके वे हकदार हैं। अगली सुबह सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था, मगर घर के सहन में ऐसी रोशनी फैल चुकी थी जो शाजिया की आंखों को लम्हे में चकाचौंध कर गई। शाजिया जब कमरे से निकलकर सहन में आई तो उसके कदम रुक गए। सामने का मंजर उसके वजूद को झकझोरने के लिए काफी था। अहमद अपने बाप फारूक साहब को दोनों हाथों से थामे। शाजिया की आंखें हैरत से फैल गईं। वह चिल्लाकर बोली, ये तुम क्या कर रहे हो अहमद? जानते भी हो तुम्हारे बाप ने क्या किया था और तुम फिर भी उसे घर में ला रहे हो? अहमद ने पलटकर उसे ऐसी निगाहों से देखा कि उसकी चिल्लाहट एकदम गले में दब गई। खबरदार,
जो तुमने अब एक शब्द भी मुंह से निकाला, मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। अहमद के लहजे में ऐसी आग थी जो कभी शाजिया ने उसमें नहीं देखी थी। मैंने सब पता कर लिया है। तुम झूठी हो, मकर हो। तुमने मेरे जज्बातों के साथ खेल किया। तुम एक तवायफ थी। तुमने मेरे बाप पर झूठा बहुतान लगाया और गांव वालों के सामने उसे जलील कराया। अगले ही लम्हे अहमद ने हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ शाजिया के चेहरे पर मारा। इसके बाद उसका बाजू पकड़कर घसीटते हुए उसे सहन से बाहर ले आया। गांव वाले पहले ही जमा थे। अहमद ने फलक शगाफ आवाज में सबके सामने कहा, यह औरत झूठी है, मकर है। इसने मेरे बाप पर तहमत लगाई। यही औरत मुझे फरेब देकर मेरे पास आई। यही मुझे तबाह करने आई थी। फिर वह लम्हा, वो फैसला जिसने शाजिया की दुनिया लम्हों में छीनी। अहमद ने सबके सामने मजबूत आवाज में कहा, तलाक, तलाक, तलाक। शाजिया साकत रह गई। चेहरे पर हवाएं उड़ गईं, जुबान साथ छोड़ गई। जिंदगी में पहली बार वह पकड़ी गई थी। वह शिकस्त खा गई थी। गांव वाले चिल्लाने लगे, ऐसी औरतों को मार देना चाहिए जो दूसरों पर तहमत लगाएं। उनका यही अंजाम। पत्थर उसकी तरफ फेंके जाने लगे। वह चिल्लाती रोती गांव से बाहर भागी, यूं जैसे उसकी जिंदगी का हर दरवाजा उस पर बंद हो गया हो। उसकी चिल्लाहट धूल में गुम होती गई और शायद वास्तव में अब वह फिर किसी पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचेगी। अहमद ने फारूक साहब को घर के अंदर ले आया। दिल में शुक्र भी था और एक अनजाना दुख भी। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने इस औरत का चेहरा मेरे सामने खोल दिया। लेकिन आंखों में नमी जरूर थी। मोहब्बत का पहला ख्वाब जो उसने देखा था, वह उसके साथ धोखा करके चली गई थी। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई उसे आज समझ आई थी। जरूरी नहीं होता कि जो लोग हमें नजर आए वे वैसे ही हों जैसे दिखाई देते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी।